अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में दो अहम चीज़ें हैं जिन पर हम बात करेंगे। सबसे पहले जो अज खुद नोटिस है सुप्रीम कोर्ट का कोरोना के मामले पर, उस पर आज जो हुक्म जारी हुआ है वो ये कि वफाक जो है वो कानून साजी करे। ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। इस कोरोना के मामले को लेकर कहा गया कि वफाक की तरफ से कोई वाज़े कानून साजी अब तक नज़र नहीं आई। सूबों ने अपनी सतह पर कानून साजी की है और इसी की वजह से शायद जो कोरोना है उसका फैलाव बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो वफाक इस पर कानून साजी करे और फिर उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। अब क्या कानून साजी हो सकती है जो SOPs हैं उनके अलावा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस वक्त अगर हम कोरोना की बात करें तो उसका फैलाव बहुत तेज़ी से पाकिस्तान में हो रहा है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। फिर शेख रशीद साहब जो वफाकी वज़ीर रेलवे हैं उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। बहुत सारे और जो सियासी शख्सियात हैं, बहुत सारी जो आम लोग हैं, सभी अब इस कोरोना वायरस का शिकार हो रहे हैं। बहुत सारे लोग ऑन द अदर हैंड इस वायरस से रिकवर भी कर रहे हैं, लेकिन इसका फैलाव उसमें कमी नहीं आ रही। आज शाम इमरान खान साहब ने जो ब्रीफिंग दी उसमें उनका ये कहना था कि लॉकडाउन, अगेन जो वो बातें कहते आए हैं माजी में कि लॉकडाउन शुरू में किया, लेकिन उनको जो मजदूर तबका है, जो मेहनत कश तबका है, उसका ख्याल था। और वो लोगों से मुसलसल एक अपील कर रहे हैं कि लोग जो तमाम तरह SOPs हैं उन पर अमल दरामद करें। फिर एक तरफ कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि गैर ज़रूरी घरों से ना निकलें। फिर पाकिस्तान में जो हम टूरिज़्म है उसको भी ओपन करने की बात करते हैं। तो वफाक किस हद तक क्लियर है और किस हद तक कन्फ्यूज़ है, ये एक सवाल है। और यही इस सारे मामले के फैलाव की एक बड़ी वजह इस वक्त सारा का सारा मामला जो है वो बन रहा है। और बड़ा वाज़े तौर पर अब जो के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, अमवात बढ़ती जा रही हैं, तो तमाम तर मलबा भी वफाकी हुकूमत पर आ रहा है कि वफाकी हुकूमत की कोई वाज़े पॉलिसी, कोई डायरेक्शन ना होने की वजह से कोरोना का फैलाव पाकिस्तान में इस हद तक हुआ और ये मज़ीद केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और अब जहाँ इसके जून में पीक की बात थी, अब इमरान खान साहब फरमा रहे हैं कि जुलाई में इसका पीक होगा। तो अभी ये पीक नहीं है, पीक आना बाकी है। मैं चाहूँगा कुछ बात हम इस पर करें और इसके साथ साथ जो डेवलपमेंट्स रही ओवर द वीकेंड, जहाँ पर चीनी पर जो सब्सिडी का मामला है उसमें जो सब्सिडी का मामला है वो NAB को भेजने की बात की जा रही है और जो टैक्स का मामला है वो FBR को भेजने की बात की जा रही है। ये शहजाद अकबर साहब फरमा रहे हैं और बड़ा वाज़े तौर पर उन्होंने जहांगीर तरीन साहब का नाम भी लिया, हमजा शहबाज साहब का भी नाम लिया, हमजा शुगर मिल्स का भी नाम लिया और ये कहा कि जो चीनी पर सब्सिडी दी गई है ये मामला मंतकी अंजाम को पहुँचेगा। और जिस तरह से हमने हुकूमती एहतसाब के नाम पर बनाई है, तो चाहे कोई भी अपना करीबी या बाअसर शख्स इसमें मुलव्विस हो, ये तमाम तर एहतसाब होगा। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि एक जो तजवीज़ सामने आई थी वो ये कि तमाम तर लोग जो फ्रांसिक ऑडिट हुआ है चीनी रिपोर्ट का, उसके स्कैंडल में मुलव्विस अफराद के खिलाफ फौजदारी मुकदमात दर्ज किए जाएँ और रिकवरी करने की सिफारिश की गई है। और फिर यह भी कहा गया कि एक सिफारिश ये भी है कि जो रिकवरी की जाए वो गन्ने के मुतासरा जो काश्तकार हैं, किसान हैं, उनमें तकसीम की जाए। अब सवाल यह है कि किस हद तक ये मामला आगे बढ़ पाएगा। जहांगीर तरीन साहब के हवाले से अपोजिशन मुसलसल ये कल कहती रही कि उनको चोर दरवाजे से भगा दिया है, वो बरतानिया चले गए हैं। और उसके बाद अब हुकूमत ये तमाम तर बातें कर रही है। जहांगीर तरीन साहब का मौक़िफ़ ये है कि वो रूटीन चेकअप के लिए इंग्लैंड आए हैं, लेकिन एक रियलिटी ये भी है कि वो इस वक्त मुल्क में नहीं है। तो ये मामला जहाँ तक कहा जा रहा है कि आपने मंतकी अंजाम को पहुँच पाएगा, या मामलात बहुत सारे जो NAB में हैं वो किसी अंजाम को नहीं पहुँच पाते, और सब्सिडी का मामला भी अगर NAB जाता है तो क्या श्योरिटी है कि वो किसी कंक्लूजन को पहुंच पाएगा। मैं चाहूँगा तफसील से इन दोनों इश्यूज़ पर हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने, सीनियर तज्जियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अनीक नाजी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार हैं। और इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, आप भी सीनियर सहाफ़ी हैं और सीनियर तज्जियाकार हैं। ब्रिगेडियर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट कोरोना खुद नोटिस केस है उसमें जो ये बात सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वफाकी हुकूमत को कानून साजी का हुक्म दिया जा रहा है। कानून जो SOPs हैं वही कानून है, इसके अलावा और क्या गुंजाइश है कि हुकूमत क्या कानून बनाए, और फिर हुकूमत क्या कर सकती है उन SOPs को वज़ा करने के बाद भी, अगर लोग उनको फॉलो करने के लिए तैयार नहीं हैं, अगर इस केसेस के बढ़ने के बावजूद, अमवात के बढ़ने के बावजूद SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, तो यह हुकूमती रिट पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए अरसलान, ये एक बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन हो रही है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने आज, आई थिंक आपने सुना भी है कि जुलाई में जाके पीक पीरियड होगा, जुलाई और अगस्त का, पहले जून की बात हो रही। तो ये सिचुएशन बड़ी ख़तरनाक है। और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की एक ऑब्जर्वेशन आई एग्री के, वो कह रहे हैं कानून सच्ची की देखें, ये सच ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए कि जब फेडरल गवर्नमेंट ने SOPs इशू कर दिए हैं और SOPs को अगर तमाम सूबे अच्छे तरीके से अमन करते हैं तो फिर ये SOPs मीन्स के ये कानून साजी ही है।
और जो इसको अवॉइड करेगा उसके लिए सज़ा भी मुस्तक़िल की जानी चाहिए। इसके बावजूद अगर मेरे ख्याल में हम ये समझते हैं कि जिस तरीके से भी हालात हो रहे हैं और लोगों को फ़िक्र नहीं हो रही है, तो देयर इज़ नो हार्म कि एक नेशनल असम्बली का सेशन करें और उसके अंदर प्रॉपर 2-3 दिन के अंदर डिस्कशन करके इमीडिएटली एमरजेंसी बेसिस के ऊपर एक कानून साजी की जाए और वो सेनेट में जाके अप्रूव करवा के और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से उससे साइन करवा दीजिए, वो कानून बन जाएगा। क्योंकि ये कोरोना का जो है अब मेरे ख्याल में हमें वील हैव टू लिव विद इट। इसलिए अगर इस पर कानून साजी कर ली जाए तो बेहतर है, क्योंकि फिर इसको लोग जाके अदालतों में चैलेंज करेंगे, जिसको सज़ा देंगे वो कोर्ट में जाएगा, वहाँ से रिलीफ ले लेगा, तो ये करना चाहिए। बट ओवरऑल आई स्टिल फील कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करें और अपने जो हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स हैं वहाँ पर जो रिफॉर्म्स करनी है, क्या उसमें कोई हमने अमल दरामद किया है, क्या उसके लिए हमने कोई स्टेप्स लिए हैं, क्या हमने आम लोगों को लोअर कोर्ट्स में कोई रिलीफ दी है, क्या उस पर कोई हमने ऐसा काम किया कि लोग बेचारे जो कसूर से या दूसरे शहरों से आके लाहौर में बैठते हैं और सारा दिन तारीख लेके वापस चले जाते हैं, उसके अंदर हमने क्या किया है। जुडिशल रिफॉर्म में हमने किस किस्म की नई कानून लेकर आए हैं, क्या उसमें हमने कोई अमल किया है। ये चीज़ें हमें सोचने की, और ये बहुत आम चीज़ है, क्योंकि अगर तमाम अदारे अपने अपने हदूद में रह के काम करेंगे तो उसका रिज़ल्ट भी बेहतर होगा और उसके लिए बेहतर होगा। और साथ ही साथ हमें जो एग्जेक्टिव की पावर्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को नहीं शिफ्ट करनी चाहिए। ये प्रॉब्लम है जिसको मेरे ख्याल में इन हालात में, जब हम बहुत मुश्किल मौशी हालात में, कोरोना के हालात में, लूट मार करप्शन के हालात में कर रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान और साथ ही साथ जो आपकी असम्बली है, जो मुकन्ना है, ये सारे मिलके आपस में कंसेंसस से चलें, ताकि यहाँ पर मौशी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनका हल भी निकले, कोरोना का हल भी निकले, करप्शन भी ख़त्म हो, लूटा हुआ पैसा भी वापस लिया जाए। बल्कि इसमें चेयरमैन नैब क्योंकि ऑटोनमस हैं, गवर्नमेंट के अंदर नहीं आती हैं, इनको भी सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर दिलाए जाए कि जो चीज़ें भी हैं मिलके की जाए, तो मेरे ख्याल में इससे बेहतर रिजल्ट होंगे। और सख्ती से अमल करें कोरोना के SOP के ऊपर। बिल्कुल सही ब्रिगेड साहब। मैं अनीक नाजी साहब आपसे जानना चाहूँगा सर, ये बात तो हम कर रहे थे जब फैसले विफाक ले रहा था, विफाक बहुत सारी चीज़ें सूबों पर डाल रहा था कि ये फैलेगा, बहुत तेज़ी से फैलेगा, बहुत अमवात होंगी, और उस वक्त जो डॉक्टर हजरात हैं वो बार बार हुकूमत एक फ़ैसला लेती थी, डॉक्टर हजरात कहते थे खुदारा ये नहीं करें, सख्त से सख्त लॉकडाउन रखें, और एक सवाल मुसलसल उठाया जाता था कि अगर अमवात ज़्यादा हो गई, नुकसान ज़्यादा हो गया, तो ज़िम्मेदार कौन होगा। आज इसका ज़िम्मेदार हम किसको ठहराएं? जो इस वक्त जो सूरत हाल है, वो आवाम को जो SOPs पर अमल दरामद नहीं करते या जो यकीन ही नहीं करते कि कोरोना नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, वफाकी हुकूमत को ठहराएं या सूबाई हुकूमत को ठहराएं या सभी को ठहराएं, किसको ठहराएं? इस वक्त इल्ज़ाम इसका किस पर दें कि ये सूरत हाल है और पाकिस्तान में केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं? जी, मैं अपना पहले तो अरसलान आपसे गुजारिश करूंगा कि इफ्तिखार अहमद साहब जहां मौजूद हो वहां मैं अब थोड़ा सा रिकॉर्ड करेक्ट कर दूं। मुझे आपको सीनियर तर्जयकार नहीं करना चाहिए था, सीनियर वो हैं, इनके सामने तो मैं बहुत जूनियर हूं और मैं इस काबिल खुद को नहीं समझता कि मैं सर मेरे लिए आप दोनों सीनियर हैं, मैंने तो दोनों को सीनियर कहा, वो इंतहाई सीनियर हैं, आप सीनियर हैं, ऐसे कर लेते हैं जी। आपने ठीक कहा, लेकिन मैं तो वजाहत जरूरी समझी। अच्छा, दूसरी गुजारिश ये है कि जो आप जिक्र कर रहे हैं ना जी कि इल्जाम किसको दें, बात यह है कि आप उस कौम से कह रहे हैं कि वो SOPs पर अमल करें। SOP अंग्रेजी जबान के लफ्ज हैं, ये एब्रीविएशन है बेसिकली। ये मुझे बताएं कितने % लोग हैं जो ये इसको समझते हैं SOP क्या चीज होती है। आप किन लोगों से ये तवक्को कर रहे हैं जो शाहराहों पे, रास्तों पे हम ट्रैफिक कवानीन का कितना एहतराम करते हैं, हम ट्रैफिक लाइट्स का कितना एहतराम करते हैं, हमारी यानी खानदगी की क्या शरह है, हमारे में जो सिविक वैल्यूज हैं उनको कितना एडमायर, अप्रिशिएट या एक्सेप्ट किया जाता है। और ये इस वक्त ये कहना बड़ा आसान है कि अवाम जाहिल है या फलां, ये इत्तेफाक नहीं है लोगों में। जो कहते हैं ना खान साहब के बहुत बड़ा यानी बड़ा सियासतदान वो होता है जो यू टर्न ले लेता है। जहालत कोई ऐसी चीज नहीं है जो बहुत जल्दी यू टर्न ले ले, ये नस्लों में परवान चढ़ती है, नस्लें इसको ठीक करने में लगती हैं। तालीम देना, ये जो हमारी पॉलिसीज को यानी शुरुआत से चल रही है, ये उसका नतीजा है, ये भीड़ जो आप देख रहे हैं। और जिन पॉलिसीज पर आप आज हैरत का इजहार कर रहे हैं या तनकीद कर रहे हैं, ये इसी से मिलती जुलती पॉलिसीज हैं जो क़याम पाकिस्तान से जारी हैं, जिसके नतायज ये हमारे आज भुगत रहे हैं। और जो पॉलिसीज हम आज लेके जिस तरह से चल रहे हैं, यानी राइट एंड लेफ्ट एट द सेम टाइम हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका नतीजा एक तबाही की सूरत में आएगा। और जब आप कहेंगे ना कि आप स्पेसिफाई करें कोई एक शख्स, कोई एक हुकूमत,
कोई एक असेंबली, कोई एक इदारा, तो वहां पे आप दोबारा से लट्टू की तरह घूमते रह जाएंगे, क्योंकि जहां भी आप इशारा करेंगे आपकी उंगली जो है हाथ पकड़ के आपको आगे कर दिया जाएगा कि हम नहीं फला, हम नहीं फला। और ये जो ब्रिगेडियर साहब ने थोड़ी देर पहले बात की, चूंकि ब्रिगेडियर साहब है लिहाजा मैं उनकी बात को सलूट पेश करता हूं कि इन्होंने जो कहा ना कि हर इदारा अपने दायरे में रह के अगर काम करे, बिल्कुल करना चाहिए। अगर हर इदारे ने दायरे में रहकर काम किया होता तो आज हम इस तबाही का शिकार ना होते, और हमें ये वजाहत से मालूम होता कि अगर हमने तारीफ करनी है तो उसका हकदार कौन है, तनकीद करनी है तो उसका हकदार कौन है। ये जिसमें हम बैठे हैं तो हौच पौच है। आप सेलियन किसी मिनिस्टर से जाके बात करें, वो कहेगा मेरे पास है कुछ नहीं। दूसरी तरफ जाके बात करेंगे, वो कहेगा जी मेरे पास कुछ नहीं है। तो आप किसको इल्जाम ठहराएंगे भाई? ये तो तमाशा है। और इस तमाशे का नतीजा क्या निकला आप जानते हैं? इस तमाशे का नतीजा ये सिंथिया की सूरत में निकला है। और मैं आपसे गुजारिश करूं कि जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, आप हमारे तमाशे देखें। एक 5th जनरेशन वॉर हुआ करती थी जो आसमानों से बरसा करती थी दिन रात। ये उस 5th जनरेशन वॉर के सिपाही ढूंढे गए थे। ये आके पाकिस्तान का इन्होंने यूट्यूब ब्लॉगर्स ने और इन्होंने आके पाकिस्तान का इमेज बेहतर करना था। और मैं अफसोस से आपको बात कह रहा हूं कि यही सिंथिया तस्वीरें खिंचवा के ट्विटर करती थी कि पाकिस्तान एक बहुत महफूज मुल्क है खवातीन के लिए। ये वाकई पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग हो रही थी। अच्छा, ये दुबई भी करता है, बाकी मुल्क भी करते हैं, ब्लॉगर्स को बुलाते हैं अपने खर्चे पे और अपने मुल्क की एडवर्टाइजिंग कराते हैं जी। लेकिन हमने उस एडवर्टाइजिंग मटेरियल को जिसने पाकिस्तान का नाम रोशन करना था, हमने उसको उठा के अपनी सियासत में उलझाया। करोड़ों रुपए का एयर टाइम दिया उसे, करोड़ों रुपए का एयर टाइम देकर उसे लॉन्च किया और अपने चेहरे पे हमने थप्पड़ मारे। और उसके बाद अब नई डेवलपमेंट ये भी हो गई है माशाल्लाह के पीटीवी ने जो अपना आपका नक्शा दिखा दिया, उसमें कश्मीर जो है वो मौजूदा आजाद कश्मीर वो भी भारत का हिस्सा दिखा दिया है, क्योंकि पीटीवी इज बिजी सेलिब्रेटिंग टर्क ड्रामा। तो ये है मामला। अब आप जाके शिबली फराज से पूछिए कि ये क्या हुआ, वो कहेगा पीटीवी तो मैं चलाता ही नहीं है। अब आप एक तलस्सुम में घूमते चले जाएंगे जिम्मेदारी किस ये जिस तरह घूम रहे हैं उसमें किसी एक फर्द को जिम्मेदार ठहराना मुमकिन ही नहीं है। सही, एक शख्स को जिम्मेदार ठहराना मुमकिन ही नहीं है। बात आपने बड़ी दुरुस्त कही। मैं इफ्तिखार अहमद साहब आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से नाजी साहब ने कहा किसी एक शख्स को जिम्मेदार ठहराना दुरुस्त ही नहीं है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन पीएमए बड़ा वाज़ेह तौर पर हुकूमत की नाक़िस हिकमत अमली की वजह से कोरोना फैला, उनका ये मानना है। आपको कोई आज की भी गुफ्तगू सुन लें खान साहब की, या वो बड़ा मुसलसल बहुत फ्रीक्वेंटली वो अपीयर होते हैं अपने वज़रा के साथ, कुछ क्लैरिटी नज़र आई? अभी जो उन्होंने हाल ही में एक बात की कि गैर ज़रूरी कहीं भी ट्रैवल नहीं करें, घरों में रहें, फिर उन्होंने कहा कि हम सेहत का शोबा खोलने जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग, उनका ये वक्त ही सिर्फ ये होता है जब वो कमाते हैं, तो लिहाजा उनकी कमाई नहीं होगी तो बड़ा मसला है। तो फिर क्या ज़रूरत के तहत सेहत सफ़र करते हैं या गैर ज़रूरी तौर पर करें? तो ये कन्फ्यूजन ये सिर्फ हमें समझने में आ रही है या सब इसको इसी तरह से परसीव कर रहे हैं, और यही एक बड़ी वजह है कि कोरोना इतनी तेज़ी से मुल्क में फैल रहा है? सबसे बड़ी वजह यही है जिसका तज़किरा आपने किया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये कहना था कि अगर लीडर सही हो तो कौम सही हो जाती है। लीडर तो सही हैं वो, तो कौम को दुरुस्त नहीं कर पाए, और कौम के बारे में उनीक ने जो कहा है वो आपके सामने है। अभी तो और अमवात होंगी। अभी तो अमवात का जो सिलसिला शुरू हुआ है ये है ईद की छुट्टियों का नतीजा। और अब आप जो ये टूरिज्म के को आगाज करेंगे उसके जो नतीजा निकलेगा वो बहुत ही भयानक होगा। कोई समझाने वाला उनको नहीं है, ना वो किसी की समझने को तैयार होंगे। उनकी एक सोच है सिंगल ट्रैक, वो चल पड़ते हैं उस पर, और उनको कोई परवाह नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं दुनिया में लाखों लोग मर गए। अगर उनके जो वज़रा हैं इतनी गैर ज़िम्मेदाराना बयान देते हैं। एक वज़ीर ने शुरू में कहा था 4,000 अफराद तो एक्सीडेंट में मर जाते हैं। अब 2 वज़ीर बैठ जाते हैं शिबली फराज साहब के साथ, वो कहते हैं अभी तो उतनी अमवात ही नहीं हुई जितनी हम तवक्को कर रहे थे। अब इससे ज़्यादा शर्मनाक रवैया और क्या हो सकता है कि जितनी अमवात की वो तवक्को कर रहे थे उतनी अमवात हुई नहीं। हमारे जब इतने लोग ऐसी बातें करते हैं उनके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। हुक्मरान है वो, दे आर बीइंग सपोर्टेड बाय पाकिस्तान की, उसके सबसे बड़ी जो ताकत है वो उनके पीछे है, और कोई उनको पूछने वाला नहीं है। सिर्फ शायद उस ताकत को एहसास हो जाए कि अगर ये जो कोरोना है अगर उनके इलाकों में फैल गया और इसके मुतासरीन में वो लोग भी शामिल हो गए और इसी स्पीड से फैला, तो फिर सबको लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन इफ्तिखार अहमद साहब, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट फैल तो रहा है। किस इलाके, किस जगह पे नहीं फैल रहा? हर जगह पे बहुत तेजी से फैल रहा है। अब हर जगह पे अमवात भी हैं, मुतासर कुछ इलाके हैं जहाँ पे उस तेजी से नहीं फैला,
जब फैलेगा तो आपको भी इल्म हो जाएगा। सही। नाजी साहब को आपकी बात से वो बड़ी पसंद आई है। मुझे सर ये बताएं कि हम इफ्तिखार अहमद साहब इसका मतलब हम हाथ पे हाथ तो नहीं धर के बैठ सकते, अमवात हो रही हैं, मामला तो बहुत। आप क्या कर सकते हैं? आपके पास जो स्ट्रक्चर है हेल्थ का वो है नहीं, आपके पास जो हेल्थ के वर्कर हैं उनको पहनाने के लिए लिबास है नहीं, डॉक्टर्स को आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, बात आपकी किसी को सुनने को तैयार नहीं है। वेंटिलेटर्स आपसे पूछा जाए तो आप कहते हैं वेंटिलेटर्स हमारे फारग पड़े हैं। जब लोग बेचारे कल एक आदमी लाहौर में उसकी वफात हुई, वो बेचारा सारा दिन उसका घर वाले उसको वैगन में लेके फिरते रहे उसकी तलाश में कि किसी हॉस्पिटल में उसकी एडमिशन हो जाए और उसको वेंटिलेटर पे डाल दिया जाए, वो फौत हो गया बेचारा। देखिए फिर किससे मैं कहूँ, मतलब ये इस वक्त ये फैसला करना कि लाखों अफराद को इजाज़त दे दो कि वो सवात और नारान में चले जाएं, तो ये क्या है? इसको आप क्या समझते हैं? अक्लमंदाना फैसला है। जो आदमी कराची से चलेगा और वो नारान जाएगा, जो आदमी कराची से चलेगा सवात जाएगा, वो अपने साथ एक पता नहीं कौन आदमी जा रहा है, किधर से आए हैं, वहां पे तो अभी इतनी ज्यादा इसका नहीं है बीमारी का असर उन इलाकों में, वहां पे जाके फैला देंगे। और जो गिलगित बिल्तिस्तान है उनके तो हुकूमत ने कह दिया कि हम बिल्कुल टूरिस्ट को नहीं आने देंगे, दे हैव डिसाइडेड इट। तो ये पता नहीं क्या चाह रहे हैं, कौन फैसला कर। एक तरफ आप कह रहे हैं कि वो कहते हैं पैसा लोग कमाते हैं उनको खर्चने का मौका देना चाहिए, दूसरी तरफ वो कहता है दिहाड़ीदार मुलाजमों को दिहाड़ी नहीं मिल रही थी इसलिए मैंने लॉकडाउन नहीं किया। आई एम टोटली कंफ्यूज कि जो चीज 15 पहले दिनों में हम अचीव कर सकते थे उसको हमने जानबूझ के अपनी अना की जिद बना के उसको ज़ाया किया। एहसास प्रोग्राम के तहत बकौल हुकूमत पाकिस्तान को उन्होंने कई अरब रुपया लोगों की मदद के लिए जारी किया। अब आप तसव्वुर कीजिए कि अगर उसी 15 दिन में, और हर आदमी के पास, गरीब से गरीब आदमी के पास जो कि देहाती बैकग्राउंड के लोग हैं, उनके पास 15 दिन का घर में खाना होता है। ये नहीं है कि 15 दिन में उनके पास रोटी खत्म हो जाती थी, प्याज खत्म हो जाती थी, मिर्चें खत्म हो जाती थी, लस्सी खत्म हो जाती थी, ऐसा नहीं होना था। पहले वो 15 दिन प्लस एहसास प्रोग्राम के पैसे, इससे आप बहुत अच्छी तरह सस्टेन कर सकते थे उन 15 दिनों में रियल लॉकडाउन रह गया, कर्फ्यू। लेकिन जब आप पहले दिन से ही इस बात पे कन्विंस नहीं थे और पहले दिन से ही आप नहीं चाहते थे, तो भाई फिर कौन ला सकता है इस मुल्क में बेहतरी या इस मुल्क में कानून साजी? और जिन SOPs का आप तस्करा कर रहे हैं ये तो एक मजाक है। और फिर क्या आपके पास इतना बड़ा स्ट्रक्चर है एस्टेब्लिशमेंट का, अमल दरामद कराने वाली ताकतों का? आपके लोग तो एक महल्ले में कानून साजी पर अमल दरामद नहीं करा सकते, इसके लिए तो आपको पूरे मुल्क में कानून साजी पर अमल दरामद कराना होगा। तो वो लोग कहां से लेके आएंगे आप? तो छोड़ दें इस बहस को, जो हो गया सो हो गया, जो बच गया सो बच गया, जो मर गया सो मर गया। मैंने पहले दिन से ही कहा है इसका तस्वर यही है, इसकी सोच यही है, ये किसी और खेल में है और देखिए उस खेल के नतीजे क्या निकलते हैं। बिल्कुल सही। ब्रिगेड साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, मुझे वजाहत करने की इजाजत है कि जी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, ये जो लफ्ज तरकीब इस्तेमाल की जाती है ना, इसका पाकिस्तान की को 70-75% आबादी से कोई ताल्लुक ही नहीं है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को समझने वाला कौन है बाहर? ये तख्लीकी तौर पे इतने बांझ लोग हैं कि ये अपने अवाम से राब्ता करने की जबान इनको नहीं आती, ये कोई लफ्ज कोई तरकीब नहीं बता सके, एक फिक्रा नहीं सोच सके। अंदाजा लगाएं आप। बिल्कुल सही। ब्रिगेड साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, ये जो इतनी कन्फ्यूजन है इफ्तिखार अहमद साहब ने जिसका जिक्र किया, आप भी फील कर रहे हैं, मैं भी फील कर रहा हूं, इतने सारे ब्रेन्स इकट्ठे होके, इतनी बड़ी काबीना होके, इदारे साथ सारे ऑन बोर्ड होके, क्या वजह है कि कोई हतमी बात नहीं हो पाती, हमारी कोई हतमी अप्रोच नहीं है, किसी तरफ हम किसी डायरेक्शन में हम वाज़ेह ही नहीं है कि हमने किस तरह से बढ़ना है। हमारे बाकी दीगर पड़ोसी ममालिक की मिसाल ले लें, वहाँ पर हालात हमसे ज़्यादा बुरे हैं, लेकिन कुछ फ़ैसले किए गए और वो फ़ैसलों पर अमल दरामद भी कराया गया। हम क्यों एक बुनियादी फ़ैसला इस सारे मामले पर लेने के भी काबिल नहीं हैं, और इतनी बुरी सूरत हाल की वजह क्या है? देखें, लीडरशिप का जो मेन काम यही होता है कि राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेना, और यही एक इसका हल होता है। अवाम अपनी लीडरशिप को इसलिए चुनता है कि वो उनके मुतालिक बेहतर फ़ैसला करें, उनकी जान माल हिफाजत के लिए, मुआशी हालात बेहतर करने के लिए, हर चीज़ के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए। यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और एक बात मैं इफ्तिखार से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि अभी नॉर्दर्न एरिया जितने भी हैं और गिलगित बल्तिस्तान है, ये एरिया बहुत पुरअफ़ज़ा हैं, यहाँ पर लोगों को जाने से रोकना चाहिए।
इसलिए कि अगर यहाँ से इन्फेक्टेड लोग जाएंगे तो उस इलाके को भी तबाह कर देंगे और उसके बहुत ख़तरनाक दूर बाद में निकलेंगे। सेकंड ये कि देखें, बिल्कुल ये बात ठीक है कि जो सवात के लोग हैं, नॉर्थ पाकिस्तान के लोग हैं, ये नॉर्दर्न एरियाज के लोग हैं, गिलगित बल्तिस्तान के, उनका रोज़गार मैक्सिमम 3 से 4 महीने में पूरे साल की कमाई करते हैं। गवर्नमेंट को बजाय इसके जो $8 बिलियन जो खर्च किए शुरू में ही, और उस वक्त लोगों की सस्टेनेबिलिटी भी थी, उस वक्त 1 महीना ना भी उनको देते तो गुजारा कर लेते, और उस दौरान में फिर आप उनको ब्रीफ करके संभाल के उनको स्मार्ट लॉकडाउन में ले जाते, रिलैक्स कर देते। ये लोग जो मरी के लोग हैं और जहाँ जहाँ ये टूरिस्ट जाते हैं वहाँ पर उनको आपको सस्टेन करने की ज़रूरत थी और अभी भी है। ये एक इसके वजह से अगर हम लॉकडाउन खोलते हैं इट विल बी वेरी वेरी अनफेयर। सेकंड ये कि आवाम को मीडिया के थ्रू बड़ी मैस मीडिया कैंपेन चलाने की ज़रूरत है कि हर एक फैमिली ये लोगों को समझाएं कि आपकी फैमिली में जिसमें 10 लोग हैं, एक सरबराह है, उस सरबराह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने घर को संभाले, उनको एक कवायद और ज़वाबित बता दिए जाएं कि जी आपने ये 4 चीज़ों का अमल करना है। उसके बाद उस एरिए का जो SHO और उसके बाद जो तहसीलदार है वो अपने एरिए को कंट्रोल कर, लोअर टियर ऑफ कमांड से अगर कंट्रोल करेंगे तो आप अभी भी कर सकते हैं। और वो प्रोविंशियल लेवल पर जाहिर है कि प्रोविंस में एक डिवीजन, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर तहसील जिसका असिस्टेंट कमिश्नर होता है, अपने अपने एरिए को अगर ये कंट्रोल कर लें तो वहाँ पर सख्ती की जाए कि गली से, स्ट्रीट से किसी को ना निकलने दें जिसने मास्क नहीं पहना हुआ, या उसने सैनिटाइज़र का इस्तेमाल नहीं किया हुआ, या उसने और जो एहतियाती तदाबीर बता रहे हैं कि आपने एक मोटरसाइकिल पे एक बैठेगा या एक गाड़ी में 2 से 3 से ज़्यादा नहीं होंगे, इस तरह के जो अमल हैं उन पे बड़ी सख्ती से अमल करें। एक्चुअली कोरोना के फैलाव में ये चीज़ें जो आपके नुकसान पहुँचा रही हैं, जो हमारे आम लोअर लेवल के जो लोग हैं वो नहीं समझते, वो यही समझते हैं अल्लाह मालिक है, अल्लाह की तरफ से कोरोना जिससे आना आ जाएगा। ये बातें आप लोगों को बताएं, क्योंकि इसमें बहुत हमारे आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर्स, सर्विंग ऑफिसर्स वो अभी वफात पा गए हैं। इसी तरह आपके पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, सहाफ़ी, सब लोग, आप बहुत लोग इसमें आ रहे हैं। ये अगर हम इसको कंट्रोल कर लेंगे तो इस तरीके से हाल होगा। और इसको साथ ही साथ मुआशी पॉलिसी भी अपनी बनाएं कि 3-4 साल हमने इसके ख़िलाफ़ अगर लड़ना है तो हमने IMF वर्ल्ड बैंक से कैसे निगोशिएट करनी है, अपने मुल्क से हमने करप्शन जो FBI वगैरह को हम अभी भी टास्किंग कर रहे हैं कि ये काम कर दें, जो कस्टम में जो घपले हो रहे हैं वो कैसे कंट्रोल करने हैं। 1500 अरब रुपया हमने ये करप्शन जो बंद करके निकालना है, इसको आगे इस्तेमाल कैसे करना है, बजाय कि हम दूसरे मुल्कों की तरफ देखें, हम अपना घर तो सीधा करें। और ये कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल ये है कि आपके डिप्टी कमिश्नर दे हैव टू बी टोल्ड क्लियरली कि आपने अपनी तहसीलों के अंदर कैसे कंट्रोल करना है, शहरों के अंदर, कराची में कैसे करना है। ये शहरों में सबसे ज़्यादा फैल रहा है, अभी भी गांव में वहाँ पर इतनी वबा ये नहीं है। सबसे ज़्यादा जो हालात ख़राब हो रहे हैं वो शहर में हो रहे हैं। और ये बड़ी आपने ब्रिगेड साहब आइडियल चीज़ें कहीं, असूलन तो ये सब कुछ हो रहे होना चाहिए था, बट इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि ये नहीं हो रहा। उस तरह से SOPs पर अमल दरामद नहीं करवाया गया। आवाम ने भी लापरवाही का मुजाहरा किया, हुकूमत डायरेक्शन लेस हमें नज़र आई, आवाम कन्फ्यूज़ होते रहे, कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं थी, और वो शायद आज के दिन तक भी मौजूद नहीं है। और मुख्तलिफ वज़रा हैं, उनके मुख्तलिफ बयानात हैं जो कि बहुत अजीब हैं, जिनका तस्करा भी हुआ। सिर्फ उम्मीद की जा सकती है जी कि जल्द अज जल्द कोई कुदरती तौर पर इस वबा का कोई ख़ात्मा हो जाए या इसकी कोई वैक्सीनेशन आ जाए। अदरवाइज़ जिस तरह से इफ्तिखार अहमद साहब ने भी फरमाया कि ये जो मर गया वो मर गया और जो बच गया वो बच गया, बज़ाहिर इस वक्त यही सूरत हाल नज़र आ रही है और यही एक रियलिटी है। लेट्स होप थिंग्स गेट बेटर। एक ब्रेक की जाने में बढ़ूंगा, ब्रेक से वापस आकर इस वक्त जो चीनी का सब्सिडी का मामला है और दीगर मामलात हैं उन पर हम बात करेंगे। ब्रेक से वापस आकर साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। अनीक नाजी साहब, आपसे जानना चाहूँगा सर, इस वक्त जो शहजाद अकबर साहब ने फरमाया कल के दिन की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, वज़ीर इत्तलात शिबली फराज साहब भी उनके हमरा थे, जो सब्सिडी का मामला है वो नैब को भिजवा रहे हैं और जो टैक्स का मामला है वो FBR को भिजवा रहे हैं। उन्होंने ये जिक्र किया कि एक तजवीज़ थी कि जो लोग जिनके नाम आए उन पर फौजदारी मुकदमात चलाए जाएँ। सवाल यह है सर कि नैब जिसकी परफॉर्मेंस पहले एक सवालिया निशान है, इस वक्त हुकूमत
एक तरफ बहुत क्रेडिट ले रही है कि जी बेशक अपने करीबी जहांगीर तरीन का नाम भी आया, लेकिन चूंकि वादा एहतसाब का था लिहाजा कोई तफरीक नहीं की जाएगी। दूसरी जानिब ये भी एक रियलिटी है कि जहांगीर तरीन साहब मुल्क से चले गए, चाहे वो इलाज की गर्ज से गए या जिस भी गर्ज से गए। और इसके साथ साथ नैब के पास मामला जाना, कुछ अब तक नैब रिकवर नहीं कर पाया, नैब को केसेस को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा पाया, तो इसका क्रेडिट होना चाहिए या ये हम समझ लें कि अगर नैब के पास गया मामला तो लंबा लटक गया? ये पहले तो ये समझ लीजिए कि शहजाद अकबर साहब जो है ना, ये बेसिकली ये इस तरह के जो लोग हैं ना, आपने डबल शाह का नाम सुना होगा। ये डबल शाह जो लोगों से कहते हैं कि बेसिकली आपके पैसे को हैरत अंगेज मुनाफा मिल जाएगा, यानी कोई दुनिया में नहीं देगा, आप मुझे देंगे मैं आपको दुगना कर दूंगा। लोग जाके पैसे पकड़ाते हैं, लुट जाते हैं। हुक्मरानों को भी इस तरह के लोग बड़े अच्छे लगते हैं जो आमतौर पर उनके साथी या ब्यूरोक्रेसी जो कानून जवाबित की बात करें या लॉजिक की बात करें, उनमें से एक सियासी डबल शाह निकलता है। वो हुक्मरान से ये कहता है कि जो आप कहते हैं बिल्कुल ठीक है, आप कहते हैं दिन दिन मैं आपको करके दिखाऊंगा, आप फला फला चीज मेरे हवाले कर दें और मुझसे रिजल्ट ले लें। अच्छा, वो बेसिकली ये लोग होते हैं अपना, जब इनका ना कोई माजी होता है और ना इनका कोई मुस्तकबिल होता है, तो ये फिर यानी इनका कोई क्रेडिबिलिटी इनका प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये बेसिकली अपनी जब तक इनका पावर गेम में जब तक इनका ये ऑफिस एंजॉय कर सकते हैं या प्रोलॉन्ग करते रहते हैं, और वो लिहाजा इनकी बातों को संजीदगी से आप वक्त जाया करेंगे। वरना बीआरटी साहब कितनी दफा इनको और कितनी मिसालें, मतलब अब शहजाद अकबर साहब को कौन सी करप्शन की नजर नहीं आती, जो वही बातें इतनी, मतलब अब तो गिनती भी करना मुश्किल है कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। और नैब का जहां तक सूरत हाल है, अनीक नाजी साहब, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के वो मुआविन खसूसी बराए एहतसाब हैं। एहतसाब का नारा इस हुकूमत का सबसे पहला नारा है, एहतसाब के नाम पर ये आए हैं, एहतसाब इन्होंने करना है, और आप कह रहे हैं शहजाद अकबर साहब की बात को ना संजीदा लें। मैंने आपसे गुजारिश की है, आप आगे देख लीजिए। मतलब बीआरटी मैंने यहीं पर साल दिया, हजारों आपको और इस तरह के सैकड़ों मिसाल में, हम सिर्फ उनका शहजाद साहब का जिक्र करके यानी अब खेल तमाशा ही करना है ना, मतलब संजीदा तो उनको खैर लेना मेरा ख्याल मुनासिब नहीं होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। जहां तक आपने की नैब की बात, नैब का भी अगेन देखें, बात यह है कि हमने चूंकि हर एक इदारे का तमाशा दुनिया में हर, मतलब हमारे यहाँ हर अपोजिशन नैब को यही कहेगी कि इंतकामी इदारा है। पहले भी यही होता रहा, दोनों पार्टियां कहती रही, मुशर्रफ के जमाने में, बाद में अब ये भी। लेकिन जो मौजूदा चेयरमैन है इनका तो मतलब वो एक फेस सेविंग के लिए कवर होता है इनका, तो इनके पास तो वो भी नहीं रहा ना वीडियो आने के बाद। तो अब उस नैब से आप क्या तवक्को कर सकेंगे? दूसरी बात मैं आपसे गुजारिश करूं, देखिए ये नैब की आपने बात की है, यही अपना जावेद इकबाल साहब थे ना, एक वो उसामा बिन लादेन का 2011 में जब वो मारा गया था, एक कमीशन बना था, तो यही जावेद इकबाल साहब, इनकी परफॉर्मेंस वहां पे भी याद रखिएगा। और याद रहे, मुझे ख्याल आया मैं ये भी बता दूं कि ये उसामा बिन लादेन 2 मई 2011 का वाकया है, ये वही साल है जिस साल का सिंथिया इल्जाम लगा रही है रहमान मलिक का। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये यानी मतलब है कि उसके बाद आप दूसरा भी अंदाजा लगा लीजिए कि रेमंड डेविस एक अमरीकी हुआ करता था जिसने कुछ किया और उसके बाद हमने उसका क्या बिगाड़ लिया। तो ये वो किरदार है, यानी आप अंदाजा लगाएं कि हमारे हालात क्या हैं और हमारी तरजीहात क्या है, और वो हालात से निपटने के लिए हमारे जो आप कहिए कि एक्शंस नजर आ रहे हैं वो क्या है। यानी नीचे कोरोना की आग है, टिड्डी दल, कल डॉन की रिपोर्ट है, अरसलान पढ़िए आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 37 ऑफ दी लैंड, मतलब 37% लैंड ऑफ द कंट्री इज अंडर अटैक बाय ये जो है हुआ हुआ हमला साउथ पंजाब में, ये जो टिड्डी दल का 37% ऑफ द लैंड, अंदाजा लगाएं। तो एक तरह से टिड्डी दल का हमला है, दूसरे से कोरोना है, और हमारे मसाइल ये है कि शहबाज शरीफ को जेल भेज देना है और फलाना चोर है। मैं आपसे गुजारिश करूं कि मुझे बड़ी उम्मीद से मैं दुख से ये बात कर रहा हूं कि शेख रशीद को आज हुआ है ना कोरोना, आइसोलेशन में चले गए हैं। मुझे उम्मीद है कि वो आइसोलेशन में याद करेंगे कि वो दूसरे के बीमारों का किस तरह मजाक उड़ाया करते थे और दूसरों के जनाजों को किस तरह से वो तजलील किया करते थे। वो तो सिर्फ एक कोरोना पे चले गए हैं, जितने रेल हादसों में जिनके घरों में गरीबों के यहाँ जनाजे उठे हैं, जिनकी टांगे टूटी हैं, जो माजूम हुए ट्रेन हादसों में, और इन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। मुझे उम्मीद है कि तन्हाई के इन लम्हात में वो अपना माजी शायद वो याद कर पाए। बिल्कुल सही। इफ्तिखार अहमद साहब, सर कैसे देखते हैं आप? क्रेडिट देना चाहिए कि बेशक जहांगीर तरीन साहब बहुत करीबी साथी थे इमरान खान साहब के हुकूमत बनाने में, उनका अहम किरदार था, पर कल JDW का जिक्र नाम लेकर शहजाद अकबर साहब का ये कहना कि उनका फ्रॉड सामने आया है, ये माजी में तो ऐसे नहीं हुआ, अपने कोई बहुत करीबी साथियों के नाम लिए गए हों और इस तरह से कहा गया, ये अप्रिशिएटेबल है आपकी नज़र में, या इसको भी आप नहीं समझते कि तारीफ करनी चाहिए? पहले बात है कि मैं तो किसी ऐसे हुक्मरान की तारीफ नहीं करता जिसके सामने सिर्फ बदले की सियासत हो और उसके साथियों को सिर्फ बदला लेने का शौक हो। इसको सैडिज्म तो कह सकते हैं आप,
इसमें कोई पॉजिटिविटी आपको नहीं मिलेगी, ना ही मुल्क की बेहतरी है इसमें। जहांगीर तरीन को कौन नहीं जानता था, कितनी शुगर मिलों का वो मालिक है। क्या जहांगीर तरीन ने कभी ये कहा था? आज भी वो जहांगीर तरीन कहता है कि मेरे सारे अकाउंट्स दुरुस्त हैं। हर सरमायादार के अकाउंट्स दुरुस्त होते हैं। और जिस सरमायादार से भी आप पूछ लें कि भाई आप ये टैक्स वेट करते हैं, आप रिफंड खाते हैं, आप लोगों को करप्ट करते हैं, FBI को आप करप्ट करते हैं, आप जो इनकम टैक्स वाले अफसरान हैं उनको पैसा देते हैं, आप कस्टम के लोगों को पैसा देते हैं, तो ताजर तो कहता है कि और भाई मेरा तो काम है, मैंने अपना बिजनेस करना है, कि सारी चीज़ें बिजनेस की रिक्वायरमेंट है। जहांगीर तरीन को जिस तरीके से जहांगीर तरीन ने तरक्की की पिछले 10-20-30 सालों में, वो अगर आप उधर चले जाएं और जहांगीर तरीन के नवाही इलाकों में, तो वो आपको बखूबी बता देंगे। और ये कोई मुश्किल बात तो नहीं थी। और ये इमरान खान को बखूबी इल्म था। इमरान खान को हर आदमी का इल्म है जो उसके साथ मुंसलिक है, और क्योंकि सारी की सारी जो तैयारी की गई थी इमरान खान को लाने के लिए, इतने अरसे से जो कोशिश की जा रही थी, तो ही हैज बीन ब्रीफ बाय द कंसर्न अथॉरिटीज कि कौन क्या है। अब जहाँ पे फैसला हुआ कि उसको जहांगीर तरीन से जान छुड़ानी है, क्योंकि काफ़ी इन्फ्लुएंस है, अगर इस वक्त ये पोजीशन आ रही थी पार्टी के अंदर कि इमरान के बाद अगर किसी का नंबर था पार्टी के अंदर तो वो जहांगीर तरीन था। खुदा न खासा अगर इमरान बीमार हो जाते हैं, इमरान को कोई मुश्किल आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो रिप्लेसमेंट अगर PTI ने एज ए पोलिटिकल पार्टी फ्यूचर में चलना था और चलना है, तो जहांगीर तरीन जो है वो बेहतरीन मुतबादल थे इमरान खान का, पैसे के लिहाज से, अपने इन्फ्लुएंस के लिहाज से, अपनी पॉलिटिकल जो अपना उनकी तरीकाकार है मैनेजमेंट का, उसके हवाले से। तो उस आदमी से जान छुड़ानी बड़ी ज़रूरी है। लेकिन सवाल है उसकी जान के आड़ में आप करना क्या चाह रहे हैं? उसकी जान के आड़ में ये जो आप सन 1985 से शुगर मिलों का हिसाब करना चाह रहे हैं, ये आपका इंसाफ है, ये आपके असूल हैं, तो फिर 47 से गिरें। आप सिर्फ बदला लेना चाहते हैं आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की फैमिली से। हेर फेर के आप उसी तरफ जा रहे हैं, उन्हीं अदवार में जिन अदवार में वो लोग इस मुल्क में बरसरदार रहे, हुक्मरान रहे। इसके अलावा आपको कुछ चीज़ नजर ही नहीं आ रही। पिछले दो साल गुजरने वाले हैं, कसमिया तौर पे मुझे बताएं कि क्या इस 2 सालों में यहाँ पे खराबियाँ नहीं हुई? क्या आज ये रिश्वत नहीं ली जा रही? आज करप्शन नहीं हो रही? ये जो माल कमाए, ये जो 5 आदमी गए थे इमरान खान को मिलने के लिए, टॉप बिजनेसमैन ऑफ पाकिस्तान, क्या उन्होंने क्या मांगा था इमरान खान से? इमरान खान ने उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास भेज दिया था। उन दोनों ने मिलकर फैसला किया, और जब वापस आए तो वो तमाम कवानीन जो टैक्स रिफॉर्म के हवाले से बनने वाले थे वो ख़त्म हो गए। तो करप्शन की 2 नोयतें हैं। एक करप्शन की नोयत है कि आप एक करप्शन करके बदनाम हो जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि आपके सासाजात कहाँ से आए। एक करप्शन वो जो रोज़ हो रही है, जिसका रोज़ ही हिसाब हो रहा है। और अब करप्शन करने वाले इतने चालाक हो गए हैं, इतने फनकार हो गए हैं कि आप पीछे से कोई चीज़ नहीं छोड़ेंगे। वो इतने बेवकूफ़ तो नहीं है ना कि एक दफ़ा एक इतना शोर मच गया मुल्क के अंदर कि आज मनी ट्रेल लाएं, मनी ट्रेल लाएं। वो इतने बेवकूफ़ होंगे कि मनी ट्रेल छोड़ के जाएं। अब वो मनी ट्रेल भी नहीं छोड़ के जाएंगे। सवाल है कि ये सारी चीज़ें गिमिक्स हैं। आप इसके 25 नंबर तो दे सकते हैं इमरान खान को और इमरान खान की जमात को, लेकिन 75 नंबर जो ये ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं, तालीम के मैदान में, सेहत के मैदान में, इंतज़ामी अमूर में, डिसिप्लिन के निज़ाम में, NFC अवार्ड के बारे में, 18वीं तरमीम के बारे में, गुर्बत के खात्मे के बारे में, बेहतर मैनेजरियल स्किल्स के बारे में, वफाक को स्ट्रॉन्ग करने के बारे में, कश्मीर के मामले के ऊपर एक मुकम्मल वाज़ेह स्टैंड लेने के बारे में, इसके बारे में क्या हुआ? क्या मैंने इसलिए लोगों ने वोट किया था कि आप 25% काम करें और 75% काम करें ही ना? आप ये फैसला ना कर सकें कि आपने लॉकडाउन करना या नहीं करना, क्योंकि आपको लोगों, जब सिंध ने लॉकडाउन करने की बात की तो आपको पसंद नहीं आई। आपने सिंध की जिद में और उस मुराद अली शाह की जिद में आपने हज़ारों इंसानों को मरने दिया, लाखों इंसानों को आपने मुसीबत में डाल दिया, और वो लाखों इंसान दर बदर हो रहे हैं, उनको किसी किस्म की मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल रही। तो यह करप्शन नहीं है? जिन अदारों ने दवाइयों के मामले में 400% कमाया, क्या वो करप्शन नहीं है? करप्शन फिर है क्या? अगर ये चीज़ें करप्शन नहीं है जिसका मैं इजहार कर रहा हूँ। अब चीनी का रेट बढ़ा हुआ है, आप जहांगीर तरीन के पीछे पड़े हुए हैं। मैं कहता हूँ चीनी का अगर रेट बढ़ा हुआ है और आपकी कोई इंक्वायरियाँ कह रही हैं कि वो चीनी का रेट गलत बढ़ा हुआ है, तो आप चीनी के रेट को वापस क्यों नहीं ला रहे? कौन रोक रहे आपको? किसकी इतनी ताकत है? क्या नवाज शरीफ जेल से बैठ के ऑपरेट कर रहा है?
शहबाज शरीफ यहाँ पे बैठ के ऑपरेट कर रहा है, आसिफ जरदारी जो बीमार पड़ा हुआ है मर्जी चरपाई पे वो ऑपरेट कर रहा है। आप नाअहल हैं, आप काम करना नहीं चाहते और ना ही आपको काम करने की जिम्मेदारी दी गई है। आपको एक जिम्मेदारी दी गई थी कि आप शोर मचाएं और पूरे के पूरे सिस्टम को तबाह और बर्बाद कर दें। आपको तो एक महल्ला नहीं चलाना आता। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपके तमाम पार्टी लाहौर शहर के अंदर एक महल्ले में कानून साजी पर अमल दरामद करा के दिखा दे और कहे कि इफ्तिखार साहब आप बातें बड़ी करते हैं टीवी पे, देखें हमने एक महल्ले के अंदर कानून पर अमल दरामद करवा दिया। भाई ऐसी बात ना करो। करप्शन सिर्फ पैसे की नहीं होती है, करप्शन अपनी पॉलिसीज में होती है। ये अगर आप पॉलिसी बनाते हैं कि जनाब आप गंदम ले जाएं अफगानिस्तान बेचें, गंदम अफगानिस्तान जाती नहीं, गंदम यहीं पे रहती है, ये भी करप्शन है। मैं कह रहा हूं कि चीनी की कीमत वापस लाना किसका काम है? आपने बहुत सारी चीजें बहुत तफसील से बता दी और ये मेरे ख्याल से जो आप बातें फरमा रहे हैं ये जज्बात हैं, वो एहसासात हैं जो एक आम आदमी को भी इस वक्त हैं और सभी ये कहीं ना कहीं महसूस कर। आपने जो 25 नंबर दिए वो 25 भी सवालिया निशान है, क्योंकि एहतसाब का शोर तो मचाया जा रहा है लेकिन एहतसाब अमली तौर पर हो नहीं पा रहा। मुझे खुशी हो कि कौम की लूटी हुई दौलत वापस आए, अमली तौर पर पता लग जाए कि कौन करप्शन करता रहा, किसने कितना पैसा लिया, लेकिन वो भी नहीं हो रहा सर। सिर्फ वो भी नहीं हो रहा। मेरे ख्याल से जिन पर केसेस बना रहे हैं वो विक्ट्री के निशान बनाकर बाहर आते जा रहे हैं और शायद हीरो बन रहे हैं, तो आप वो एहतसाब भी नहीं कर पा रहे हैं। मैं ब्रिगेड साहब की जरा राय इस पर ले लूं। ब्रिगेड साहब, आप कैसे देखते हैं इस वक्त? मुझे तो नैब के हवाले से बिलखुसूस बताइएगा। यू हैव सर्व्ड इन नैब, आपने खुद नैब में काम किया है। ये मामलात, अब इतना बड़ा ये मामला है, इतना इस पर शोर मचा रहा, अब इसका सब्सिडी का मामला नैब को भेज रहे हैं, क्या वजह है कि नैब डिलीवर नहीं कर पा रहा, मामलात को कंक्लूड होने की तरफ नहीं जाते मामलात नैब में और ताखीर का शिकार रहते हैं? देखें सलान, प्रॉब्लम ये है कि नैब का बड़ा क्लियर मैंडेट है। नैब का मैंडेट ये है कि आप जो भी करप्शन हुई है, जिसमें आपका ज़ाहिर कौमी ख़जाने को लूटा गया है, उसको आप पैसे को आपने रिकवर करना है। और अगर आपने PM एंड PTI की मैनिफेस्टो देखा हो तो उसमें यही था कि हम पैसा लूटा हुआ लाएंगे और मुल्क के ख़जाने में लेकर आएंगे। और उसके बाद सबसे बड़ा जो टूल था वो था नैब, जिसको इस्तेमाल करना चाहिए था। नवाज शरीफ साहब के ऊपर केस बना, शहबाज शरीफ के बना, हमजा शहबाज हुए, ख्वाजा साद रफ़ीक हुए, फवाद हुए, जितने लोगों को पकड़ा। नैब से एक सवाल करने की बात है कि आपने पैसा कितना रिकवर किया है, आपने पैसा लूटा हुआ कितना वापस लेकर आए हैं। हुकूमत की इसमें एक गलती रही है जो अभी भी इस चीनी के केस में भी है कि जो इम्पॉर्टेंट केस थे, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ के केस में अकाउंटेबिलिटी कोर्ट को नैब को ये कहा था कि 6 महीने के अंदर आपने इसका फैसला करना है, और साथ ही एक फोकल पर्सन जज का डिटेल कर दिया, जो अगर डिले थी तो 15 दिन के बाद रिपोर्ट देते थे और उनको केस टू केस बेसिस पे उनको इजाज़त मिलती थी कि आप 2 हफ्ते और ले लें। जब इतना बड़ा पैसा लूटा हो गया है, जिसने भी, आई डोंट वांट टू नेम एनीवन, जितना पैसा था, लेट से मैं ये कहता हूँ कि तो 300-400 अरब रुपया अगर हम रिकवर कर सकते थे तो उसके लिए आपको कानून साजी ऐसी करनी चाहिए थी, या हुकूमत पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के पास चली जाती। और जब इस तरह के नेशनल क्राइसिस होते हैं, पैसे रिकवर करना होता है, तो आपको तमाम जो अदारे हैं मिल बैठ के एक हल निकालते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उसके बाद आपकी पार्लियामेंट और नैब, नाउ दे हैड टू वर्क आउट अ स्ट्रेटजी कि किस तरीके से फैसिलिटेट किया जाएगा नैब को, ताकि नैब ऐसा करे। आप हुकूमत जाती सुप्रीम कोर्ट के पास, कहती ये 10 केसेस हैं, प्रायोरिटी वाइज इंपॉर्टेंट है, इसमें इतना पैसा रिकवर होगा और हमें ये आवाम को बताने की हम लेके जाना चाहते हैं। आप उन्हें टाइम फ्रेम फिक्स करते कि हर केस के ऊपर टाइम रख लेते कि 6 महीने के अंदर अंदर ये पैसा, जो भी डिसीजन होगा, अगर वो उन्होंने गलती नहीं किया तो ऑफकोर्स दे शुड नॉट बी पेनलाइज, उनको छोड़ दें। अगर पैसा है तो वो आप जब अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में जाके आप डिसीजन होता है और आपको होता है कि ये कैद है या ये पैसा आप रिकवर करेंगे, तो शायद आपको पैसा मिल जाता। इसी तरीके, और फिर उसकी कैपेसिटी आपने नहीं बढ़ाई कि उनको प्रोसिक्यूटर अच्छे दें, उनको उनके बाद जो आपके रेगुलेटर्स हैं वो अटैच करके दें, चाहे वो SCGP के लोग हों, FIA के लोग हों, या और बैंकिंग सर्कल के हों, ताकि वो मिल के एक ग्रुप बना के, JIT बना के इंक्वायरी होती, वो भी नहीं हम कर सके। अब ये आप शुगर की जो बात करते हैं, शुगर में आपने सब्सिडीज़ का केस नैब को दिया और FBR को दे दिया है आपको टैक्स का पैसा। आई थिंक यहाँ पे भी हम गलतियाँ कर रहे हैं। यहाँ पर भी हुकूमत को चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में जाएं। अगर ये केसेस 6 साल 2-5 साल लगने हैं तो PTI की गवर्नमेंट भी ख़त्म हो जाएगी, ये केस चलते रहेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है इसका, आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगी। इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट से जाके बात करें, जी हमें
आप काइंडली ये चेयरमैन नैब को ये इंस्ट्रक्शन दें, हमें ये एक डिसीजन चाहिए 6 महीने के अंदर, ताकि ये पैसा रिकवर हो और जिनको सजा मिले। नहीं, लेकिन गेट साहब, जो आपने फरमाया कि जो एफबीआर के पास चला गया वो तो टैक्स का फ्रॉड है, जो हमजा शुगर मिल का और जहांगीर तरीन साहब की, तो एफबीआर के पास ही जाना चाहिए। देखें एफबीआर में क्यों गया है, एफबीआर में क्यों गया है, ये छोटे गॉन टू नैब, जब सारे केस जा रहे हैं नैब ये सारे काम करती है। एफबीआर का मतलब है नो रिजल्ट विल कम, वहां पर सब नहीं, नैब से सर कौन से रिजल्ट आते हैं, सवाल तो ये है, नैब से भी तो रिजल्ट देखें, यही मैं कह रहा हूँ, अभी भी नैब का थोड़ा सा डर है। आप अगर ये टीम बना देते और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आते जी इसको इतने अरसे में केस ख़त्म करेंगे, तो मेरे ख्याल में शायद हम पैसा कोई रिकवर कर सकते। अभी जो ये केसेस लटकेंगे, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में चले गए केस, 6 साल गुजर गए, कुछ भी नहीं होगा। ये फिर बाद में नई गवर्नमेंट आ जाएगी, इधर एफबीआर में चेंजेस आ जाएंगी, उनको प्रॉब्लम हल नहीं होंगे। तो ये हमें मिल के कौमी मसले को हल करने के लिए तमाम अदारे मिल के बैठे हैं, उसका अगर हल निकालेंगे तो तब ये कर सकते हैं। अदरवाइज हम हुकूमत को क्रिटिसाइज करते रहेंगे। देखें, एक अभी भी मैं स्टिल फील कि वी आर वेरी अनफेयर टू इमरान खान कि वो करप्ट नहीं है, उसको उनको टीम अच्छी लेकर आने की ज़रूरत है ताकि वो डिलीवर करे, और इमेच्योरिटी के स्टेटमेंट्स आने से अच्छा किसी चीज़ हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही। अब टीम है ही नहीं, बड़ी तब्दीलियां आगे पीछे सब करके, उधार मांग के, अनइलेक्टेड लोग ला के, फिर भी टीम नहीं है। दैट इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट। अनीक नाजी साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, ये बड़े बड़े नाम हैं जो चीनी के स्कैंडल में हैं जो लोग, और ये तमाम वही पॉलिटिकल पार्टीज़ और सब बड़ी पार्टीज़ में बैठे हुए ये लोग हैं। आप समझते हैं कि ये हुकूमत कुछ करने में, किसी अंजाम तक पहुंचने में, चीज़ें साबित करने में कामयाब हो जाएगी, या ये सिर्फ कह लीजिए कि बस बड़े बड़े नारे हैं और अपने वोटर को सेटिस्फाई करने की एक बात है कि जी ये कर दिया हमने और वो कर दिया? देखिए जी, जैसा ब्रिगेडियर साहब ने फरमाया कि हम अनफेयर हैं इमरान खान के साथ क्योंकि बहरहाल वो करप्ट नहीं है, तो मैं आपसे गुजारिश करूं कि एक और भी मेरा ख्याल है लीडर तारीख में गुजरा, हिटलर उसका नाम था, करप्ट तो वो भी नहीं था और अखलाकी तौर पर तो बहुत ही अच्छा था। उसके कोई स्कैंडल वगैरह भी इस तरह के कोई नहीं थे, वो कभी कोई प्ले बॉय भी नहीं रहा, बड़ा गोश्त से भी परहेज करता था, शराब बिल्कुल नहीं पीता था, बड़ा मतलब करप्ट बैरल बिल्कुल नहीं था। और हुब्बुल वतनी उसकी मतलब जाहिर है बहुत ज्यादा थी। वो तो इस हद तक हुब्बुल वतन था कि वो अपनी कौम को कहता था कि वो पूरी दुनिया पे हुक्मरानी का हक रखती है, लेकिन उसकी मोहब्बतों का फिर जो नतीजा जर्मन कौम को भुगतना पड़ा वो सबके सामने है। तो ये कह देना कि कोई करप्ट नहीं है, मैं आपको 1000 लोगों से मिला देता हूँ करप्ट नहीं है, रास्ते में चलते हुए आपको दिखा दूंगा, कोई सूफी मिला दूंगा, कोई और बंदा मिला दूंगा, करप्ट नहीं होंगे तो क्या मतलब उनको हुकूमत दे दी जाए। बात यह है कि एक दफा आप ही के प्रोग्राम में मैंने कुछ आपसे गुजारिश की थी कि अगर एक बिल्डिंग में फायर एग्जिट रखा ही नहीं गया और वहां आग लग गई है तो उसका नतीजा तो बहरहाल यही होगा कि कैजुअलिटीज होगी, नुकसान होगा। अगर फायर एग्जिट रखा ही नहीं है तो फिर आग लगेगी, उसका नतीजा निकलेगा ना, दुआओं से कुछ नहीं होगा। देखिए कश्मीरी जो इंडियन फौज के जुल्म सह रहे हैं, दुआएं वो भी करते हैं, अफगानिस्तान में भी लोग दुआएं करते हैं, सीरिया में भी करते हैं, फलस्तीन में भी करते हैं। हमारे यहाँ ग्लेशियर पिघलते हैं, पानी आता है, दरिया भर जाते हैं, हमने रेजर्वायर नहीं बनाए, वो पानी हमारे लिए इजाफी अजाब बन जाता है जिसको हम अपना ताकत बना सकते थे, वो सलाब बन के तबाही फैला के कुछ सालों बाद आता है, हमारा बेड़ा गर्क करके चला जाता है। अब ये कुदरत की तरफ से कोरोना और ये टिड्डी दल, ये एक और तरह का आप इसको अगर आफत समझें तो इस आफत में सिर्फ ये है कि वो यानी कोरोना जैसे अमीर को भी हो रहा है और उसको भी हो रहा है, सलाब में आमतौर पर गरीब पिसता है। हमने वो निजाम ही नहीं बनाए। हमारा सेहत का निजाम आप जानते हैं क्या है, अच्छा, लेकिन अब इस वक्त यहाँ जो फोकस हमारा कोरोना या इस वायरस के हवाले से होना चाहिए वो ये है कि अस्पतालों में जगह खत्म हो चुकी है तो बाहर टेंट कैसे लगाने हैं, मतलब उन शामियानों में फिर कुछ इंतजाम करें। अगर मैस स्केल पे आपको इज्तिमाई मतलब कब्रें खोदनी पड़ जाती हैं कल को, तो आज से उसकी जगह तलाश करें और वो अमला तैयार करें जो ये काम करेगा। अब एक मिसाल मैं आपको बताऊं कि ये लाहौर की एक आबादी है, अल्लामा नहीं तौबा इस्तग़फ़ार, अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन भाई एडमिनिस्ट्रेटर का ये काम नहीं होता, उसको पॉसिबिलिटी जज्बात से अलग करके प्लानिंग करनी होती है। अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर का एक इलाका है, 1600 एकड़ में 25 लाख उसकी आबादी है, एलडीए के रिकॉर्ड्स के मुताबिक। आप कहते हैं हमने मोहल्ले सील करने, अल्लामा इकबाल टाउन आप कर दें सील, 25 लाख की आबादी, 3 दिन का राशन कहां से देंगे आप? ये टाइगर फोर्स करेगी। अच्छा, उसके बाद साउथ पंजाब में अनरेस्ट हो जाता है, सेंट्रल पंजाब में अनरेस्ट हो जाता है, तो अनरेस्ट को क्या करेगी? टाइगर फोर्स आके अपना लोगों को संभालेगी। इस वक्त हमें जिस बात की तशहीर करनी है और गुफ्तगू करनी है, क्योंकि हमारी इतनी हैसियत है, वो ये है कि हम जो इंतजामिया के यानी जो जिम्मेदार है उनको बताएं कि इमरजेंसी इंतजाम आपके क्या हैं।
या अभी भी हम वो रात के यानी वो जो उतरते हैं फरिश्ते और उसके बाद ख्वाबों में हमें बताते हैं कि अगले दिन ये होगा, फिर हम उनके बताने पे यानी पॉलिसी बनाएंगे, या हकीकत में जमीन पे भी कुछ करना है और कुछ बिल्कुल नहीं है? दुरुस्त तो आपने मतलब फरमाया नाजी साहब, ये रियलिटीज़ हैं, ये सब करना है। मैं टुवर्ड्स एंड इफ्तिखार अहमद साहब से ज़रा कंक्लूडिंग रिमार्क्स इस पर ले लूँ। सर ये जो टू बी प्रिसाइज इन पर्टिकुलर अबाउट दिस चीनी स्कैंडल, ये जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, कोई उम्मीद अब नज़र आती है कि ये बड़े बड़े नाम हैं, इनको कहीं साबित की जाएंगी चीज़ें और अंजाम को पहुंचेंगे, या जिस तरह से आपने जो पहली गुफ्तगू में सारी बातें फरमा ली, मैं उन्हीं को हतमी समझ लूँ? मेरे दोस्त, बात सिंपल सी है। आप लोगों को तख्तेदार पर लटकते हुए देखने की ख्वाहिश करते हैं। मैं इस ख्वाहिश से डिसएग्री नहीं करता। अगर किसी ने कत्ल किया है तो उसको तख्तेदार पर लटकना चाहिए। अगर किसी ने फ्रॉड किया है हुकूमत के पैसों में और पब्लिक मनी को मिसयूज किया तो उसको सजा होनी चाहिए। अब ये जो बिजनेस के मामलात हैं, इसमें हर आदमी का रोल है। इसमें चीफ मिनिस्टर पंजाब का भी रोल है और प्राइम मिनिस्टर साहब का भी रोल है। चीफ मिनिस्टर पंजाब जिन्होंने कहा, मुझे वो मीटिंग याद नहीं जिसमें मैंने सब्सिडी के लिए कहा, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी एक ऐसी मीटिंग के वो प्रेजाइड किया जिसमें ये फैसला किया गया कि अफगानिस्तान को दी जानी चाहिए गंदम। मेरा मसला कुछ और है। मैं कहता हूँ कि आपने एक केस बना लिया ना, और शहजाद अकबर साहब ने एक तकरीर फिर फरमा दी ना। शहजाद अकबर साहब ने माना कि जो आज कीमत है वो दुरुस्त नहीं है। ठीक, यही बात तय हुई ना? हेलो जी जी हेलो जी, यही बात तय हुई ना कि आज जो कीमत की वो गलत है। चीनी की कीमत इससे कम होनी चाहिए, यही इल्जाम है ना कि जी। इससे पैसा कमाया और जो आपने बाहर भेजने की कोशिश की। तो भाई, मुझ आदमी को तो दिलचस्पी है कि आप 87 रुपए से 57 रुपए पे मेरी चीनी की रेट वापस ले आए। उस रेट को वापस लेने के लिए हुकूमत क्या कानून साजी कर रही है और उस कानून साजी पर कब अमल दरामद हो, मेरी दिलचस्पी सिर्फ इतनी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तीनों मौजूद मेहमानों का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।